कोयटा से खबर देंगे आपको। कोयटा पुलिस फिर निशाने पर। सपनी रोड पर फायरिंग से एसपी कायदाबाद मुबारक शाह समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। एक एहलकार जख्मी भी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी। पुलिस की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी और उसको निशाना बनाया गया। कोयटा में एक दफा फिर पुलिस को निशाना बनाया गया, जिसमें एसपी कायदाबाद अपने 3 साथियों 3 एहलकारों समेत शहीद हो गए हैं। वो गश्त पर थे। मामूल के दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। एक एहलकार जख्मी भी हुआ है, उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शरपसंदों ने फायरिंग उस वक्त की जब पुलिस गाड़ी मामूल के गश्त पर थी। वाकये के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पुलिस के आला अफसर को निशाना बनाया गया है। कोयटा में कायदाबाद के एसपी दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बने हैं। 3 एहलकार भी उनके साथ शहीद हुए। अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने उस पर फायरिंग कर दी। एक एहलकार जख्मी भी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश भी शुरू कर दी है। कोयटा पुलिस फिर निशाने पर। सपनी रोड पर फायरिंग से एसपी कायदाबाद मुबारक शाह समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। एक एहलकार जख्मी भी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी जब शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। वाकये के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सपनी रोड पर फायरिंग से एसपी कायदाबाद समेत 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। गाड़ी अपने मामूल के गश्त पर थी। शरपसंदों की जानिब से फायरिंग की गई है। इलाके को घेरे में लेकर अब सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाके कोयटा के जहां से इतलात है, सर्च ऑपरेशन की भी नाके लगाकर इस वक्त चेकिंग भी की जा रही है। सपनी रोड पर जो वाकया पेश आया उसके बाद सूरत हाल आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर फायरिंग से एक एहलकार जख्मी भी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो गाड़ी मामूल के गश्त पर थी, एसपी समेत 3 एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। गाड़ी मामूल के गश्त पर थी। शरपसंदों की जानिब से फायरिंग की गई है और उसमें एसपी अपने 3 एहलकारों समेत शहीद हो गए हैं। कोयटा में सपनी रोड पर फायरिंग से एसपी समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोयटा में आज सुबह जब एसपी पुलिस को निशाना बनाया गया। एसपी कायदाबाद मुबारक शाह को निशाना बनाया गया। मामूल की गश्त पर पुलिस की गाड़ी थी जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। एसपी मुबारक शाह अपने 3 साथी एहलकारों के साथ उसमें शहीद हो गए। एक एहलकार जख्मी भी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने भी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की है और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की तलाश जारी है। पुलिस ने, फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त शरपसंदों की तलाश भी जारी है। गाड़ी मामूल के गश्त पर थी जब इसे निशाना बनाया गया। एसपी कायदाबाद मुबारक शाह इसमें शहीद हुए हैं। 3 एहलकार भी उनके साथ इसमें शहीद हुए। एक एहलकार जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गाड़ी फायरिंग के बाद देख सकते हैं आप इन मनाजिर में करीबी दीवार से जा टकराई और इस फायरिंग के नतीजे में एसपी कायदाबाद मुबारक शाह खाली के हक हुआ है, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त इलाके को घेरे में लेकर शरपसंदों की तलाश जारी है। एक हफ्ते के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अगर हम बात करें बलूचिस्तान में तो कई पुलिस एहलकार जहां बहक हो गए हैं, जबकि 2 रोज़ कबल चमन में भी एक खुदकुश हमला हुआ था जहां पर डीपीओ साजिद महमद शहीद हो गए थे। और आज ये वाक़या कोयटा में पेश आया जहां पुलिस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है और मुबारक शाह, एसपी मुबारक शाह समेत 3 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं और अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कोयटा के नवाई इलाका है जहां पर सपनी रोड के करीब इलाका है किली दीबिया का और नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकारों की इस मामूल के गश्त पर मोबाइल पर फायरिंग कर दी है और फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार एसपी समेत, एसपी मुबारक शाह समेत शहीद हो गई हैं। जबकि अभी इत्तलात हैं एक एहलकार के जख्मी होने की जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। वहां से लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी इमदाद के दौरान वहां पर इत्तलात आ रही हैं कि तिब्बी इमदाद के दौरान एसपी मुबारक शाह समेत ये मजीद 2 एहलकार जो थे ये दम तोड़ गए। एक हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान में मुतादिद वाक़यात ऐसे हुए हैं जहां पर
पुलिस को निशाना बनाया गया है और चमन में जो फायरिंग की गई थी उसमें भी डीपीओ साजिद महमद शहीद हो गए थे। ये वाकयात देखने में आ रहे हैं, मुतादिद वाकयात जो कि पुलिस को जिनमें निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पे बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो मजीद अब इकदाम किए जाने चाहिए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा, क्या तफसीलात है, कुछ इस वाक़े की तफसीलात के बारे में भी बताएं, साथ साथ जख्मी एहलकार की तबीयत कैसी है और क्या कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का? जिस वक्त मैं जायवकुआ पर मौजूद हूँ, जायवकुआ को एफसी और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है। जो यहाँ पर करीबी लोग मौजूद थे और सकैनी शाहिदीन मौजूद थे, उनसे तफ्तीश का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। इब्तिदाई जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसके मुताबिक यहाँ जो एनी शाहिदीन मौजूद थे उनका कहना था कि उन्होंने शदीद फायरिंग की आवाज़ जो है वो इस इलाके में सुनी और उसके बाद जब उस इलाके की जानिब आ रहे थे तो फायरिंग का सिलसिला एक मरतबा रुक गया और उसके बाद दोबारा शदीद फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद जो है लोगों का कहना है कि वो कुछ फासले पर रुक गए और उन्होंने देखा कि लोग जो है वो बड़ी करीब से जो है गाड़ी के ऊपर, पुलिस की मोबाइल के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो जैसे ही यहाँ से हमलावर गए तो यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को जो है करीबी थाने को इतला की, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलाके में पहुँच गई और यहाँ पर आकर उसने तमाम इलाके को घेरे में ले लिया। जबकि जो जख्मी हैं उनको भी यहाँ पर जो है यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में जो है SP कायदाबाद समेत जो है 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि SP के जो ड्राइवर हैं वो इस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनको इस वक्त कोयटा के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त सिविल अस्पताल कोयटा में जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं दीगर उनको भी हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि सिविल अस्पताल में जब जख्मियों को ले जाया जाता है तो वहाँ भी कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है। उसके पेश बुशरा ये भी बताएं, बुशरा हमें जरा शहीद एहलकारों के हवाले से बताएं, कितनी तादाद थी शहीद एहलकारों की? जी, एनी शाहिदीन का कहना है चूंकि वो कुछ फासले पर थे और उनका ये कहना है कि वो फायरिंग करने के बाद जो है दूसरे रास्ते से हमलावर चले गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे, जिन्होंने गाड़ी को पहले रोकने की कोशिश की और उसके बाद जो है गाड़ी पर शदीद फायरिंग की है। एक क्लोज फायरिंग लगती है क्योंकि गाड़ी के जो फ्रंट के जो शीशे हैं वो तमाम जो स्क्रीन है वो टूट चुकी है, शीशे टूट चुके हैं और जो पिछली सीट है जहाँ पर उनके मुहाफिज बैठे हुए थे वहाँ भी जो है काफ़ी करीब लग रहा है कि करीब से फायरिंग की गई है, क्योंकि उसके जो डोर है उसमें तो कहीं पर भी फायरिंग के निशानात नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो उसकी बैक साइड है, ओपन साइड है, वहां पर फायरिंग गोलियां जो है वो पुलिस को मिली है। उनका यही कहना है कि हमलावरों ने जो है वो एक हमलावर ने आगे की तरफ और दूसरे ने जो पीछे की जानिब जाकर फायरिंग की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बुशरा कमर, इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बता रही थी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के वालिद मियां शरीफ के एहसासों पर भी JIT ने सवालात उठा दिए। JIT के मुताबिक वज़ीर आज़म के अपने बेटे अपने मरहूम वालिद के अरबपति होने के दावे गलत हैं। 1970 में मियां शरीफ के एहसासों की मालियत सिर्फ 10 लाख रुपए थी। नेशनलाइजेशन के दौरान भी मियां शरीफ के असासों में कोई कमी नहीं हुई। मियां शरीफ के असासों में 80 और 90 की दहाई में बल्कि इजाफा हुआ। 1992 से 1993 के दौरान मियां शरीफ के असासे 4 गुना बढ़े। इस साल असासों की मालियत 70 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 20 लाख हो गई। JIT में यह भी इंकशाफ हुआ है कि मियां शरीफ ने एक लंबे अरसे तक इनकम टैक्स अदा ही नहीं किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, JIT ने मियां नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ के असासों के ऊपर भी कई सवाल उठा दिए हैं। JIT के मुताबिक वजीर आजम के अपने मरहूम वालिद के अरबपति होने के दावे गलत हैं। 1970 में मियां शरीफ के असासों की मालियत सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए थी। नेशनलाइजेशन के दौरान भी मियां शरीफ के असासों में कोई कमी नहीं हुई थी। मियां शरीफ के असासों में 80 और 90 की दहाई में इजाफा हुआ। 1992 से 1993 के दौरान मियां शरीफ के असास से 4 गुना बढ़े और इस साल असासों की मालियत 70 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 20 लाख हो गई। JIT में यह भी इंकशाफ हुआ है कि मियां शरीफ ने एक लंबे अरसे तक इनकम टैक्स ही अदा नहीं किया। मियां शरीफ के टैक्स रिटर्न्स में तजाद है। 1970 में मियां शरीफ की कुल असास से 10 लाख रुपए थे। नेशनलाइजेशन के दौरान असासों में कोई कमी नहीं हुई। 1992 से 93 के दौरान मियां शरीफ के असास से 4 गुना बढ़ गए। JIT रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात 92 और 93 में मियां शरीफ के असासों में 4 गुना इजाफा हुआ, जबकि वजीर आजम के अपने मरहूम वालिद के अरबपति होने के दावे जो हैं वो गलत हैं। तवील अरसे तक मियां शरीफ ने इनकम टैक्स भी अदा नहीं किया। JIT रिपोर्ट में ये तमाम तर इंकशाफात सामने आए हैं। JIT रिपोर्ट के मजीद मंदरजात इस वक्त आपको बताएं कि मियां शरीफ के टैक्स जो रिटर्न है उनमें तजाद भी बताया जा रहा है।
रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से अपने मरहूम वालिद के अरबपति होने के जो दावे हुए हैं वो दावे गलत हैं। मरियम नवाज के हवाले से अगर बताएं JIT रिपोर्ट में तो उनका बताया गया है कि ज़माना तालिब इल्मी से वो खानदानी बिजनेस से मुंसलिक हैं और मजीद मंदरजात ने वज़ीर आज़म की साहबजादी ने करोड़ों रुपए के कर्जे लिए जबकि उनको जाहिर नहीं किया। 1991 और 92 में असासे 14 लाख से 3 करोड़ तक जा पहुंचे। JIT ने न सिर्फ वज़ीर आज़म के वालिद मियां शरीफ के असासों के हवाले से सवालिया निशान उठाए बल्कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज के हवाले से भी इंकशाफ किए हैं कि मरियम नवाज ज़माना तालिब इल्मी से ही खानदानी बिजनेस से मुंसलिक हैं। हालांकि वो अपने आप को डिपेंडेंट जाहिर करती रही हैं लेकिन ज़माने तालिब इल्मी से ही खानदानी बिजनेस से मुंसलिक होने के भी शवाहिद मिले हैं। JIT के मंदरजात के मुताबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी ने करोड़ों रुपए के कर्जे लिए लेकिन वो ज़राए जाहिर नहीं किए। 1991 और 92 में उनके असासे 14 लाख से बढ़कर 3 करोड़ तक जा पहुंचे हैं। उसी 80 और 90 की दहाई में वज़ीर आज़म के वालिद मियां शरीफ के असासों में 4 गुना इजाफा हुआ जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज के असासों में 1991 और 92 में असासे उनके 14 लाख से बढ़कर 3 करोड़ तक जा पहुंचे। वज़ीर आज़म की साहबजादी करोड़ों रुपए के कर्जे भी लेती नहीं लेकिन उसका भी ज़राए का भी उन्होंने जाहिर नहीं किए जबकि यह कहा जाता रहा कि वज़ीर आज़म की डिपेंडेंट है लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज के ज़माने तालिब इल्मी से ही खानदानी बिजनेस से मुंसलिक होने के भी शवाहिद मिले हैं। दौलत बढ़ती रही लेकिन ज़राए आमदनी नहीं बताए गए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लेंगे। इजलास में काबीना की तवानाई कमेटी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी और दीगर के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद बलोच से। जावेद, बताएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत यहाँ पर जारी है जिसमें जो मुख्तलिफ आइटम एजेंडा की मंजूरी दी गई है। CEC के मुख्तलिफ मनसूबों की जो फैसलों की तौसीक की गई है। इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में JIT की रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल किया गया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ये JIT रिपोर्ट मफरूज़ों पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस रिपोर्ट को टोटली मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट में ना तो कोई शवाहिद हैं और ना कोई ऐसी ठोस बात है जिस पर जो है वो यकीन किया जा सके। ये JIT की रिपोर्ट मफरूज़ों इल्ज़ामात और बहतानों का मजमुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे करार दिया है। उनका कहना था कि हमारे खानदान ने सियासत से कुछ नहीं खाया, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। ताहम ये इजलास जारी है जिसमें न सिर्फ JIT के मुतालिक रिपोर्ट के मुतालिक मशावरत की जा रही है, इस पे लाएअमल तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इजलास जारी है। जावेद बलोच तफसीलात बता रहे थे। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। रहनुमा PTI नईमुल हक ने कहा है कि नवाज शरीफ से मुतालिक तशवीशनाक बातें सामने आ रही हैं। उनके खिलाफ रोज नए इल्जामात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें अंजाम का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज की भी मुखालिफत की और कहा कि इमरान खान ने इसके खिलाफ बाबर आवान को जिम्मेदारी सौंपी है। फिर मुतालबा करते हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा फ़ौरन पेश करें क्योंकि इसके अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो फिर उनको मैं समझता हूँ एक ऐसे अंजाम का सामना करना पड़ेगा जो पूरी कौम के लिए बाइस शर्म होगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 140 इस हुकूमत ने लगाई हुई है और अभी ग़ालिबन 2 दिन पहले उसको 2 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जिसमें 14 अगस्त भी शामिल है। हम समझते हैं कि एक आज़ाद मुल्क में अगर वाकई एक जमहूरी माशरा है, अगर वाकई यहाँ पर अवाम के नुमाइंदों की हुकूमत है तो अवाम का ये हक़ है कि वो अपने एहतजाज के लिए कम अज़ कम 14 अगस्त के मौके पर या कौमी त्यौहारों के मौके पर अपनी राय का इज़हार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि तमाम जमातें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। वज़ीर आज़म चाहे जितना रोएं हम उन्हें सियासी शहीद नहीं होने देंगे। उनका कहना था वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने शरीफ ख़ानदान के मुंशी का किरदार अदा किया है। हम वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। JIT रिपोर्ट में शहबाज शरीफ का भी वज़ीर आज़म जैसा ही जिक्र है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी मुस्ताफ़ी हों। मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया गया है। में जिस शहर में भी 4 नौजवान इकट्ठे होते हैं वो 8 दफा गो नवाज गो का नारा लगाते हैं और इनको पता है कि 14 अगस्त वाले दिन, इनको पता है कि 13 अगस्त की रात को, इनको पता है कि जो जलसा होगा,
जो जुलूस होगा, जो रैली होगी, जो नौजवान बाहर निकलेगा, उसकी जुबान पे सिर्फ एक नारा होगा, गो नवाज गो। जबकि कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाने के लिए सरगर्म है। खुर्शीद शाह ने शेख रशीद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वज़ीर आज़म के इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। गो नवाज गो तहरीक चलाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। जबकि खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा यकनुकाती एजेंडा है, सबूत भी आ गए हैं और ताबूत भी। शेख रशीद कहते हैं कि दुआ करें भूत जमहूरियत की टांग तोड़ कर ना जाए। नवाज शरीफ की जिद मुल्क को ले डूबेगी। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मुश्तरका हिकमत अमली के लिए अपोजिशन जमातों का कल इजलास तलब कर लिया है। ये फैसला किया जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से कि अब इस्तीफे के लिए वजीर आजम पर दबाव बढ़ाया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि जीआईटी की रिपोर्ट हमारे जाती कारोबार के बारे में मफरूजों, इल्जामात और बहतानों का मजमुआ है। हमारे खानदान ने सियासत से कुछ नहीं कमाया, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम बताएगा वजीर आजम का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, की काबीना का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में है और इसमें वज़ीर आज़म की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है उनका जो बयान जारी हो रहा है, जो उन्होंने खिताब किया है, उसमें उन्होंने इस जीआईटी की रिपोर्ट को इल्जामात, मफरूज़ों और बहतानों पर मुश्तमिल करार दिया है। और अपने बयान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि जीआईटी की रिपोर्ट हमारे ज़ाती कारोबार के बारे में मफरूज़ों, इल्जामात और बहतानों का मजमुआ है। हमारे खानदान ने सियासत से कुछ नहीं कमाया, अलबत्ता हमने खोया बहुत कुछ है। उनका जो इस्तीफे के सुबह मुतालबा कर रहे हैं, उनके अगर मजमूई वोटों को भी काउंट किया जाए तो हमारे वोट ज्यादा निकलते हैं। तमाम सियासी जमातों के वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के हासिल करने वाले वोटों से कम है। उनके साथ साथ ये भी कहना था कि यहाँ अरबों रुपए के मंसूबे लग रहे हैं और उसमें कोई भी बदअनवानी जो है वो साबित नहीं हुई, लेकिन खसूस टोला जो है वो अपने मफादात के इल्जामात की बोचार किए हुए है। जी आसिम नसीर, बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे। अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत के बारे में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने दलाइल शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया है कि हमने तहरीक इंसाफ के वकील से जवाब मांगा था, हमें रिकॉर्ड चाहिए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान नाअहली केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत जारी है और इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने दलाइल शुरू कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं कि हमने वकील से रिकॉर्ड मांगा था। इस बारे में बताया जाए, इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। जी साद, क्या तफसीलात हैं अब तक इस समाअत की? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी समाअत जो है वो बेंच कर रहे हैं। इमरान खान के वकील बुखारी जो है वो उनके दलाइल भी हुए। एडवोकेट अनवर मंसूर बैरून मुल्क अलील है, वो एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। नईम बुखारी ने जो है दलाइल देते हुए कहा, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत ऑर्डर के मुताबिक हमने तहरीक इंसाफ के वकील से जवाब मांगा था, जिसके जवाब में फैसल चौधरी ने कहा कि हमें आधा रिकॉर्ड मिला है, बाकी अभी नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि रिकॉर्ड मिलना या ना मिलना आपका मसला नहीं है, हमें रिकॉर्ड चाहिए। जिसके जवाब में फैसल चौधरी ने कहा कि लॉस एंजल्स और शिकागो में कानूनी तरीकाकार जो है मुख्तलिफ है। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि केस की कार्रवाई जो है रवानी से जारी थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि अगले हफ्ते बेंच एक जज नहीं होंगे, 27 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में केस सुन लेते हैं। जिसके बाद जो है चीफ ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 3 माह पहले छुट्टियों का कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने अदालती छुट्टियों में बैरून मुल्क जाना था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका साद बिन अल्ताफ हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब आपको खबर देंगे ब्राजील से, जहां के साबिक सदर पर करप्शन साबित हुई। अदालत ने 9.5 साल कैद की सजा सुना दी। अदालती फैसला आने के बाद साबिक ब्राजीलियन सदर ने इसे सियासी फैसला करार दे दिया। कहते हैं रियासती ऑयल कंपनी से रिश्वत के तौर पर अपार्टमेंट नहीं लिया। मौजूदा हुकूमत ने मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया। ब्राजीलियन सदर ने अपने खिलाफ आने वाला फैसला सियासी फैसला करार दे दिया और उनका कहना है कि उन्होंने करप्शन नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया है। मजीद खबरें और अपडेट्स होंगी एक ब्रेक के बाद। न्यू न्यूज के साथ रहिए।
खबरों में खुशामदीद कहेंगे आपको। अहम खबर से आगाह करें, लाहौर में यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए फिर सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर के जिना अस्पताल के बाहर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब में भी एडहॉक डॉक्टर्स को रेगुलर किया जाए। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में तकनीकी बेज़ाब्तियां हैं। डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से केनाल रोड भी ब्लॉक हो गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ मियां नवीद से। मियां नवीद, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जिना अस्पताल के सामने जो किनार रोड है, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पर यंग डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त किनार रोड को बंद किया हुआ और ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर डॉक्टर आमिर सेल जो YDA के सदर है जिना अस्पताल से, उनसे भी बात करते हैं कि ये सारा सिलसिला उनके मुतालबात क्या है। दूसरी जानब शहरी भी परेशान है, यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी है, देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज के क्या क्या मुतालबात हैं और आज आप कहाँ कहाँ किस किस रोड को ब्लॉक किया है, इससे शहरियों को भी काफ़ी हद तक परेशानी का सामना बताइएगा। जी, हमने जनरल कौंसिल बॉडी पंजाब की मीटिंग में 7 तारीख को जो हुई थी उसमें डिसाइड किया था कि हम अक्रॉस द बोर्ड अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। देखें लेडी डॉक्टरों को किस तरह विक्टिमाइज किया जा रहा है। ऑल ओवर द पंजाब, फालिया में डॉक्टर को मारा गया, सियालकोट में लेडी डॉक्टर को टार्चर किया गया। इसी तरह रिसेंटली साहिवाल में एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कि ब्यूरोक्रेट है, किस तरह अशर की ड्यूटियाँ लगा रहा था। अपने राइट के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स के रहनुमा यहाँ पर, उनका यही कहना है कि उनके ये मुतालबात को तस्लीम किया जाए। उनका ये कहना है कि सरकारी अस्पतालों को सेहत की सहूलियात दी जाए ताकि मरीज जो है वो जो मरीज रीलो ख्वार होते हैं वो बच सके। और इसके अलावा दीगर उनके मुतालबात है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात है, वो 1 साल से इनका एहतजाज का सिलसिला कई दफ़ा जारी रहा। ये तमाम उनके मुतालबात है। उनका ये कहना है कि इन मुतालबात को तस्लीम किया जाए। आपका मियां नवीद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर देंगे आपको, लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। शहर की मुताद्दिद शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। शहरी परेशान हैं। शहरी परेशान हो गए हैं। वार्डन्स जो हैं वो भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम है। इसकी मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। जुबैर साजिद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जुबैर, बताइएगा, कोई इंतजाम किया जा रहा है, कोई मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जा रहा है, क्या सूरत हाल है? जी फरवत, यंग डॉक्टर्स ने जो लाहौर में मुख्तलिफ अस्पतालों की एहतजाजी मुजाहरा किया है। म्यो अस्पताल के वाले डॉक्टर जो हैं माल रोड पर आ गए हैं। उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल वाले और PIC वाले डॉक्टर जो हैं वो जेल रोड पर आए और जो जिना हॉस्पिटल वाले हैं वो कैनाल पर आ गए। इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों के बाद जितनी शाहराएं हैं लाहौर शहर की मेन सड़कें जो है, माल रोड है, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, देवस रोड और मुतअद्दिद सड़कें जो हैं वो इस वक्त ट्रैफिक फंस चुकी है। गाड़ियों की जो है लंबी कतारें लग चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर वाटर वालों की तरफ देखा जाए तो वो हो गया है। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद, आपने हमें अपडेट किया। उधर फैसलाबाद में मुतालिबात पूरे न होने के खिलाफ जिला भर की यंग डॉक्टर्स अस्पतालों में काम बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ शौकत वट्टू से। शौकत, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त लैलाइट अस्पताल में, जहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स हैं अपने मुतालबात के हक में जो है एहतियाती मुजाहरा कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स ने यहाँ से रैली निकाली है और रैली जो PMC से शुरू होकर वो लैलाइट अस्पताल में खत्म हुई है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम ये एहतियाज का दायरा कार जो है पूरे पाकिस्तान का बढ़ा देंगे। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि नजम शाह जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि वो एक डॉक्टर नहीं है और किसी डॉक्टर को जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ लगाया जाए। इस वक्त हमारे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। साहिवाल में इस्तकबालिया पर ड्यूटी लगाने के लिए हमारे लेडी डॉक्टर्स को मजबूर किया गया। क्या उनकी अब ये ड्यूटी है कि वो अपने अस्पतालों को छोड़कर वहाँ पर इस्तकबालिया पर ड्यूटी दे? हम समझते हैं इन सारी बुराइयों की जड़ एक ही बंदा है और वो है सेक्रेटरी नजम शाह, उसे इमीडिएटली स्टेप डाउन करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का कहना है कि जो महकमा सेहत में जितने मसाइल हैं उनकी जड़ जो है सेक्रेटरी हेल्थ है, इसलिए फिर और उसको तब्दील किया जाए। जब तक उनको तब्दील नहीं करेंगे हम जो है वो एहतियात जो है जारी रखेंगे। तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी वक्त तो है एक ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मौसम में सबसे पहले बात करेंगे, बेशतर इलाकों में मानसून की धुआंधार इनिंग्स जारी है। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चारसद्दा और दीगर शहरों में काली घटाएं जमकर बरसी तो जल थल एक हो गया। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी भी जारी है। मजीद आपको महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मानसून की शदीद बारिशें जारी हैं और कुछ इलाकों में मजीद जो बारिशों से होने वाले नुकसानात हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं।
मुल्क के कोने कोने में मानसून की घटाएं बरसने लगीं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिकॉर्ड बारिश, जल थल एक हो गया। पेशावर, चारसदा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी अब्र करम जमकर बरसने लगा। नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मुल्तान, गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान, कोयटा, हरनाई, सिब्बी और गिरदनवा में बरखा रुत करार। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से आसमान से बूंदें गिरने लगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद के मुताबिक कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम की खबर देने वालों के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, फाटा और गिलगित बल्दिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में दीवार और छत गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। चारसदा में मूसलाधार बारिश के बायस 6 मकान मुनहदिम हो गए। पहाड़ी इलाकों में भी लैंड स्लाइडिंग से तबाही होने लगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी। छतें और दीवारें गिरने से जीते जागते इंसान मौत के मुंह में चले गए। इस्लामाबाद के इलाके I-9 की कच्ची बस्ती शम्स कॉलोनी में मकान की बोसीदा दीवार गिर गई, जिससे घर का सरबराह इमरान, इसकी बीवी और 8 साल बच्ची जहां बहक हो गए। पुलिस और इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर लाशें मलबे से निकाल ली। इस्लामाबाद ही के इलाके G13 में बारिश का पानी खड़ा होने से खस्ता हाल दीवार गिर गई, जिससे 24 साल लड़की मलबे तले दब गई। कराची में कुरंगी 1.5 नंबर के करीब बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, जिससे खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पेशावर में हजाकवानी रिंग रोड पर भी घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें लेडी रेटिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर चारसदा में कल से जारी बारिश से नदी नाले बिफर गए। इलाके में पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे 6 मकानात मुनहदम हो गए। डेरा गाजी खान में भी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाकयात में कई अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में दूसरे रोज भी होने वाली बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब आए हुए हैं। नाला लही में पानी की सतह 17 फुट से भी तजावुज कर गई है। बारिश रुकने के बाद नशीबी इलाकों में इमदादी काम जारी है। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया ने शहर का दौरा करके जायजा भी लिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद, क्या तफसीलात है मजीद? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खियाबान में शेख रशीद पुल पर और बताते चलें कि आज भी दूसरे रोज़ होने वाली सुबह सवेरे वाली बारिश के नतीजे में तकरीबन 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बताते चलें कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो नाला ली की सतह रही है वो तकरीबन 12 से लेके 18 फुट तक बुलंद हुई, जबकि जो रावलपिंडी शहर में ग्वाल मंडी पुल है वहाँ पर भी ये ग्राफ ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा होता है। तमाम शहरियों की जानिब से ये शिकायत भी सामने आई हैं कि गली मोहल्लों में नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया की जानिब से उस तरह के खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए जो यहाँ नाला लई पर किए गए हैं। इस हवाले से हमारी DCO रावलपिंडी से भी बात हुई तो उन्होंने भी अपने दौरे के दौरान बताया कि तमाम जो मुतलका इंतजामिया है उनको हाई अलर्ट किया गया है और वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। रावलपिंडी में कंट्रोल रूम भी काम कर दिया गया है और महकमा मौसमियात की हदायत के मुताबिक उनकी पेशन गोइयों को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इंतजाम। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चौधरी में तफसीलात बताने के लिए। उधर मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के पानी ने सेंट्रल बार के दफ्तर का नक्शा भी बिगाड़ के रख दिया। सेंट्रल बार के दफ्तर में इस वक्त कई फीट तक पानी खड़ा है, जबकि दूसरी जानब तारिकाबाद, जलालाबाद और गुलशन कॉलोनी नालों का पानी भी दर्जनों घरों में दाखिल हो गया है, जिससे लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में बारिश हुई है और गुज़श्ता रोज से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के पानी ने सेंट्रल बार के दफ्तर का नक्शा भी बिगाड़ के रख दिया है और दफ्तर में इस वक्त तक कई फीट पानी खड़ा है। कराची में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश जारी है, लेकिन 2 हफ्ते पहले होने वाली मूसलाधार बारिशों का पानी अभी तक सड़कों और गलियों में खड़ा हुआ है। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी शाहराह पर खड़ा पानी सिंध और शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ एहसान कोहाटी से। जी, कराची में मानसून का मौसम हमेशा सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के लिए वो इम्तिहान साबित होता है जिसमें हमेशा से नाकाम रहे हैं।
रात को भी कुछ थोड़ी सी कराची में बारिश हुई, कोई मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने भी बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत के बल्दिया डिपार्टमेंट की कारकर्दगी की कलाई खोल के रख दी है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, ये कोई कच्ची आबादी नहीं है। ये रोड, ये शाहराह सिंध हाई कोर्ट को जाती है, यहाँ से जजेस साहबान गुजरते हैं, वकला गुजरते हैं, और मेरे सीधे हाथ के ऊपर ये MP हॉस्टल है, यहाँ पर अरकान असम्बली के हॉस्टल बन रहा है, यहाँ सरकारी दफातर हैं, और बाएं हाथ पर भी सरकारी दफातर हैं। सेक्रेटरीज यहाँ पर 19 और 20 ग्रेड के सेक्रेटरीज और अफसरान इस रोड से गुजरते हैं, और इस रोड का हाल आपके सामने ही आप देख रहे हैं कि रात को होने वाली थोड़ी सी बारिश ने यहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा कर दी है। और मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि आपको ये येलो हेलमेट में काम करते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। ये बल्दिया के मुलाजिम नहीं हैं, ना ये सिटी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ना ये सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, और ये जो छेनी हथौड़े से काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर काम करने वाली तामीराती कंपनी के मुलाजिम हैं, जिन्होंने पानी की निकासी के लिए आज खुद अपने तौर पर यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। अब सूरत हाल यही है कराची में, जहाँ पर कहीं पानी खड़ा होता है या कोई ऐसी सूरत हाल गंदगी की सूरत हाल पैदा होती है, तो लोग खुद अपनी मदद आपके तहत काम करने की कोशिश करते हैं। हुकूमती इदारों की तरफ वो ना कोई तवज्जो देते हैं। और आपने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन में MQM की दरखास्त पर PS 114 ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई तक सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में MQM पहुंची है और MQM ने दरखास्त दी PS 114 पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के हवाले से मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई तक सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। PS 114 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सईद गनी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कामरान टिसोरी इसके उम्मीदवार थे। इस वक्त इस समाअत के बाद फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। इसकी स्क्रूटिनी होगी, ये वेरीफाई होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, रिकाउंट होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात है, थैंक यू। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन कमीशन में PS 114 के मुबैना धांधली के हवाले से केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इसकी समाअत अब 17 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया गया है। और अब कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर है कि इंटरनेशनल स्टार रेस पर मुश्तमिल वर्ल्ड 11 सितंबर के आखिरी नहीं बल्कि पहले हफ्ते में आएगी। बिल्कुल, वर्ल्ड 11 की आमद का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार। वर्ल्ड 11 सितंबर के पहले हफ्ते में आने को है तैयार। वीरान मैदान आबाद होने में कम वक्त रह गया। वर्ल्ड 11 ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आना था, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टार्स पहले हफ्ते में ही आ जाएंगे। जराए का कहना है मुमकिन खिलाड़ियों में क्विंटन डी कॉक और जेसन रॉय की सितंबर के आखिरी हफ्ते अदम दस्तयाबी के बायस दौरे में तब्दीली की गई है। वर्ल्ड 11 के कप्तान महिला जे वर्धने, कोच और मैनेजर एंडी फ्लावर होंगे। इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।